ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखिए हम क्या देख रहे हैं। तो अभी हमने पिछले में देखा था बेटा, इसमें हम ये देखेंगे टॉपिक कि बेटा जैसे हमने देखा कि रेफरेंस के लिए हमने किसको लिया था जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था। तो रेफरेंस के लिए हमने कार्बन का 12 आइसोटोप, कार्बन आइसोटोप में C12 एटम लिया था। ये कार्बन का C12 आइसोटोप है, तो ये लिया था। बट बेटा इससे पहले ना कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि भाई हमने बेटा आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ और पेपर में आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया था। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को लिया था। हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके हमने 1 यूनिट सीधा डिफाइन कर दिया था कि इसका 1 यूनिट मास होता है। ठीक है बेटा, यू मतलब यूनिफाइड मास, अगेन बता रहा हूँ। तो 1 यूनिट एटॉमिक मास है इसका हाइड्रोजन का, और इसके रिलेटिव में सबका निकालना शुरू कर दिया। बट बेटा हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जब बेटा इसको रेफरेंस लेके हमने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट जब निकाला, क्या निकाला? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको रेफरेंस लेके हाइड्रोजन को 1 यू देके, ठीक है, इसके कंपैरिजन में देखते गए कि एलिमेंट कितने हैवी हैं, कितने हल्के हैं। तो बेटा मास ऑफ अदर एलिमेंट्स केम आउट टू बी इन फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आने लग गया। अब भैया आपको पता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ जाए, किसी का 3.3 आ रहा है, किसी का 4.6 आ रहा है, किसी का 5.9 आ रहा है। तो बेटा अगेन फिर हमने जो कैलकुलेशन बेटा आसान करने के लिए जो चीज़ कर रहे थे, फिर तो वही मुश्किल हो गई। तो फिर इसलिए हमने हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर लिया, बिकॉज मास ऑफ अदर एलिमेंट्स केम आउट टू बी फ्रैक्शनल व्हेन वी ट्राइड टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ अदर एटम। पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ। व्हेन वी ट्राइड टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट टेकिंग हाइड्रोजन एज रेफरेंस, द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स केम आउट टू बी फ्रैक्शनल। ठीक है, फिर ऑक्सीजन को हमने वही आपको पता है बेटा, ऑक्सीजन को 16 U दे दिया, इसको डिवाइडेड बाय 16 कर दिया, तो 1/16 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टेकन है 16 U। ठीक है बेटा, तो 1 यूनिट में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, 1 U में इसको ऑक्सीजन को हमने 16 U दे दिया, इसको 16 से डिवाइड कर दिया। जैसे कार्बन को 12 दे के हमने 12 से डिवाइड कर दिया था। तो हमने जब इसका किया तो भैया क्यों किया? सबसे पहले तो रीजन आता है ऑक्सीजन को रेफरेंस क्यों लिया गया। हाइड्रोजन कंबाइंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। बेटा रिएक्टिव एलिमेंट है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कंबाइन करती है विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो जब कंबाइन करती है तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना भी आसान हो जाता है। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकंड, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फाउंड टू बी इन होल नंबर। अरे भैया, तो फ्रैक्शन वाली दिक्कत खत्म हो गई। जब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, जब हमने ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस लिया, तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन होल नंबर। होल नंबर में आ गया भैया, बाकियों का भी, मैक्सिमम का, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का। ठीक है, एक आध का नहीं आया कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का होल नंबर में आ गया एटॉमिक मास, तो फ्रैक्शनल वाली भी दिक्कत खत्म हो गई। तो वैज्ञानिक खुश हो गए, ठीक है, साइंटिस्ट। बट बेटा लेटर हमें पता लगा ऑक्सीजन इटसेल्फ हैज आइसोटोप्स, कि ऑक्सीजन के भी एटम का डिफरेंट मास होता है। सो इट हैज एटम्स विद डिफरेंट मासेस। आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो भैया अब कौन सा आइसोटोप, ये डिफाइन नहीं किया था। ये जब भैया कार्बन ऑक्सीजन 16 वाला या ऑक्सीजन 17 वाला या ऑक्सीजन 18 वाला, कौन सा आइसोटोप, ये तो डिफाइन किया ही नहीं था आपने। ऑक्सीजन के तो आइसोटोप्स निकलते हैं, तो फिर आपने रेफरेंस किसको लिया है? 16 को, 17 को, 18 को, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इस वजह से इसको भी रिजेक्ट करना पड़ा। फिर 1961 में भैया IUPAC जो आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने कार्बन को डिफाइन किया C12 आइसोटोप, कि कार्बन के C12 आइसोटोप को हम रेफरेंस लेंगे और इसको हम कितना दे देंगे? 12 U दे देंगे, 12 एटॉमिक मास यूनिट हम इसको डिफाइन कर देंगे कि इसका 13 इतना मास है भैया। ठीक है, और कार्बन 12 आइसोटोप ले रहे हैं हम। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर बेटा 4th चैप्टर की अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा, ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन खतरनाक वाला मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। 4th यूनिट में हमने 4th में क्या से डिफाइन किया था? 4th चैप्टर में और 3rd चैप्टर में तो मानते ही नहीं है, अलग अलग है, एक ही चैप्टर है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पर बेटा पढ़ा था मास नंबर। क्या पढ़ा था 4th चैप्टर में? मास नंबर। और बेटा 3rd में हमने क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, ये पढ़ रहे हैं। तो बोलते भैया ये क्या चीज़ है और फिर ये क्या चीज़ है, दोनों में डिफरेंस बताओ। तो बेटा जैसे हमें पता है मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसी से तो मास नंबर निकल जाता है, तो उसको लिख देना, मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? जैसे अभी हमने पिछले में देखा था, रिलेटिव एटॉमिक मास इज
द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है बेटा, इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है बेटा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द एवरेज एटॉमिक मास, वो वाली डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें ये लाइन और जोड़ देंगे, इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है बेटा, इसके रिलेटिव में जो निकलेगा वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ठीक है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम इज मास ऑफ, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, ये हमारा मास नंबर हो गया। ठीक है बेटा, तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद 1 मिनट रुको भाई, रुको, अभी नहीं जाना आप लोगों ने। चलिए बेटा, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, ये सिंबल जो है जिनकी लैटिन नेम कई बार एमसीक्यू में ये पूछ लेते हैं, तो बेटा ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, एंटीमनी है बट सिंबल क्या है? एसबी। क्यों? क्योंकि लैटिन नेम से एसबी लिया गया है, एस यहाँ से और बी यहाँ से, स्टीबियम है इसका लैटिन नेम, तो कई बार लैटिन नेम पूछ लेते हैं। एंटीमनी एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल एसबी है। ठीक है, कॉपर है, कॉपर में तो COPPER आ रहा है, तो Cu कहीं आ रहा है, बट कॉपर का सिंबल तो Cu है, क्योंकि इसके लैटिन नेम से लिए गए, क्यूप्रम से लिया गया। ठीक है बेटा, तो क्यूप्रम से C उठा लिया, U उठा लिया, कॉपर का सिंबल दीजिए Cu। लैटिन नेम से जो सिंबल उठे हैं वो याद होनी चाहिए उनके लैटिन नेम। तो कॉपर का, ठीक है बेटा, एंटीमनी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपर का आपको याद होना चाहिए क्यूप्रम। गोल्ड का, ठीक है बेटा, ऑरम, ठीक है, Au उठा लिया, गोल्ड का ऑरम, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन का फेरम बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe फेरम, आयरन का फेरम। लेड का प्लम्बम बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी का हाइग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेशियम का केलियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, सिल्वर का आर्गेंटम, ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर आर्गन, तो बेटा आर्गन का तो सीधा ही AR उठा ही रखा है उसके नाम से, इसका हमने A और G उठा लिया है, इसलिए AR नहीं उठाया। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड आप लेटर उठाओगे, नहीं, फर्स्ट उठाओगे उसके बाद बीच में से कोई भी लेटर उठा सकते हो, तो हमने इसका AG उठा लिया, फर्स्ट सेकंड छोड़ के थर्ड उठा लिया, आर्गेंटम। ठीक है बेटा, सोडियम का नेट्रियम उठा लिया और टिन का स्टेनम उठा लिया। ठीक है, स्टेनम से उठा लिया SN, S उठा लिया, और ये बेटा आपका N उठा लिया, तो स्टेनम लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला टेबल आप एक बार दोबारा पॉज करके ढंग से याद कर लो, जिसमें कॉपर का क्यूप्रम इंपॉर्टेंट है, गोल्ड का ऑरम इंपॉर्टेंट है, आयरन का फेरम इंपॉर्टेंट है, लेड का प्लम्बम इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम का केलियम, सिल्वर का आर्गेंटम, सोडियम का नेट्रियम। सोडियम का नेट्रियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिल्वर का आर्गेंटम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉपर गोल्ड लेड में से पूछा जा सकता है। लेड तो आसान है, प्लम्बम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।